नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठ्यचर्या में अंकित थर्मल इंसुलेशन पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऊष्मा सदैव अधिक तापमान वाले स्थान से कम तापमान वाले स्थान की ओर प्रवाहित होती है। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में इवेपोरेटर सबसे ठंडा होता है, इसलिए ऊष्मा इवेपोरेटर की ओर प्रवाहित होती है। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में रेफ्रिजरेटेड स्थान को ठंडा रखने के लिए आवश्यक है कि ऊष्मा इस स्थान तक न पहुंच पाए। ऊष्मा को रेफ्रिजरेटेड स्थान तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रयुक्त किए गए पदार्थ थर्मल इंसुलेशन कहलाते हैं। अब बात करते हैं थर्मल इंसुलेशन की आवश्यकता पर। मतलब क्या जरूरत पड़ी हमें थर्मल इंसुलेशन की, क्यों किया जाता है किसी इक्विपमेंट में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि थर्मल इंसुलेशन से तात्पर्य किसी स्थान विशेष में ऊष्मा के आवागमन को रोकने से है। आरएसी प्रणाली के अंतर्गत किसी स्थान विशेष के तापमान को वायुमंडलीय तापमान से कम किया जाता है। आरएसी प्रणाली में जैसा हम जानते हैं, किसी स्थान विशेष के तापमान को वायुमंडलीय तापमान से कम किया जाता है, चाहे वो फ्रिज हो या एयर कंडीशनर हो। दोनों ही केसों में हम लोग यही काम करते हैं। यदि इस रेफ्रिजरेशन में तापमान कम करने या रेफ्रिजरेशन में बाधा उत्पन्न होती है, तो इसका अर्थ है कि उस स्थान पर वायुमंडलीय ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। यह ऊष्मा का आदान प्रदान रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अतः उत्तम रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग हेतु थर्मल इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। थर्मल इंसुलेशन स्थापित करने के लिए रेफ्रिजरेटेड स्थान को चारों ओर से थर्मल इंसुलेटेड पदार्थ से सील किया जाता है, जिससे वायुमंडल एवं रेफ्रिजरेशन के स्थान के मध्य एक परत बन जाती है और यह परत ऊष्मीय आदान प्रदान तथा आवागमन का रोधन करती है। जैसा कि हमने देखा, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग में थर्मल इंसुलेशन के लिए रेफ्रिजरेटेड स्थान को चारों ओर से इंसुलेटेड पदार्थ से सील कर दिया जाता है, जिससे एक लेयर बन जाती है और ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। यानी कि जैसे फ्रिज है, फ्रिज में जो ठंडक उत्पन्न हो रही है वो बाहर नहीं आ पाती है, या उसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, उसे बाहर निकलने से रोकने के लिए ही हम लोग फ्रिज का इंसुलेशन करते हैं। थर्मल इंसुलेशन के कार्य। थर्मल इंसुलेशन के निम्न कार्य होते हैं। यह ताप मार्ग में ताप प्रवाह की दर को कम करता है। यह रेफ्रिजरेटेड स्थान में तापमान को नियंत्रित करता है। यह ठंडी सतह पर जलवाष्प के कंडेंसेशन को रोकता है। यह ऊष्मा हानि को कम करके ऊर्जा का संरक्षण करता है। थर्मल इंसुलेशन रेफ्रिजरेटर की सतहों को मजबूती प्रदान करता है। यह जलवाष्प के प्रवाह को कम करता है। ये यहाँ पे थर्मल इंसुलेशन के कुछ कार्य बताए गए हैं। ताप मार्ग में ताप प्रवाह की दर को कम करता है, रेफ्रिजरेटेड स्थान में तापमान को नियंत्रित करता है, फ्रिज की सतहों को मजबूती प्रदान करता है। ये सब इसके कुछ मुख्य कार्य हैं। अब हम देखते हैं थर्मल इंसुलेशन की विशेषताएं, यानी जो थर्मल इंसुलेशन किया जा रहा है, जिस पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए वो हम देखते हैं।
थर्मल इंसुलेशन में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। नमी का प्रभाव ना हो, थर्मल इंसुलेशन पे नमी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऊष्मा को रोकने की क्षमता रखता हो, थर्मल इंसुलेशन ऐसा होना चाहिए जो ऊष्मा को रोक सके, यानी उसका आदान प्रदान ना होने दे। ताप संचार का गुणक कम हो, ताप संचार का गुणक इससे तात्पर्य है तापमान का जो संचारण होता है वो गुणक कम होना चाहिए, यानी कि ताप के संचार को कम करना चाहिए। सरलता से प्रयोग किया जाने वाला हो, आग को फैलने से रोकने वाला हो, कंपन को समाप्त करके शोर को कम करने वाला हो। ये कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं थर्मल इंसुलेशन की जो उसमें होनी चाहिए। अब देखते हैं थर्मल इंसुलेशन के गुण धर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन के गुण धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले भौतिक गुणधर्म, यांत्रिक गुणधर्म, तापीय गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, ये पदार्थ गंधहीन होते हैं और रेफ्रिजरेटेड स्थान एवं अन्य वस्तुओं से गंध भी नहीं लेते हैं। इनका भार कम होता है जिससे इनका घनत्व भी कम रहता है। यह नमी को रोकता है और नमी वाले स्थान से नमी को शोषित नहीं करता है। इन पदार्थों की वाष्प, धूल या रेशे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। यहाँ पर कुछ भौतिक गुण बताए गए हैं थर्मल इंसुलेशन के, उनमें क्या क्या होना चाहिए। वो गंधहीन होना चाहिए, भार कम होना चाहिए, नमी को रोकना चाहिए, नमी को अवशोषित नहीं करना चाहिए और इनकी वाष्प, धूल जो होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं यांत्रिक गुणधर्म की, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। थर्मल इंसुलेटर पदार्थों के यांत्रिक गुणों में कंप्रेशन शक्ति, तनाव, कर्तन, आघात और वक्रता गुण सम्मिलित हैं। एक थर्मल इंसुलेटर में ये सभी यांत्रिक गुण होने चाहिए। यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी थर्मल इंसुलेटर पदार्थ है उसमें कंप्रेशन शक्ति होनी चाहिए, तनाव होना चाहिए, कर्तन होना चाहिए, आघात यानी कि आघात को सहने की शक्ति होनी चाहिए, वक्रता गुण होना चाहिए यानी कि उसको मोड़ा जा सके, ऐसे गुण उसमें विद्यमान होने चाहिए। अब बात करते हैं तापीय गुणधर्म यानी थर्मल प्रॉपर्टीज की। थर्मल इंसुलेटिंग पदार्थ की तापीय योग्यता उसकी तापीय चालकता द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को रोकने से होती है। तापीय चालकता पदार्थ का एक स्वाभाविक गुण है जो कि घनत्व के कम व अधिक होने के साथ परिवर्तित होता है। कुछ दबाने वाले यानी कंप्रेसिबल पदार्थ जैसे ग्लास वूल ढीले लगाए जाते हैं। ये दबाकर लगाए जाने वाले क्लोजली पैक्ड जो पदार्थ होते हैं उनसे अधिक अच्छे थर्मल इंसुलेटर का कार्य करते हैं। यानी तापीय गुणधर्म की जब बात करते हैं तो थर्मल इंसुलेटर की तापीय योग्यता जो नापी जाती है तापीय चालकता द्वारा नापी जाती है, यानी कि तापीय चालकता किसी थर्मल इंसुलेटर पदार्थ की कम से कम होनी चाहिए। जब उसकी तापीय चालकता कम होगी तो वो ऊष्मा का आदान प्रदान ज्यादा नहीं होने देगा, इसलिए किसी भी थर्मल इंसुलेटिंग पदार्थ की तापीय चालकता कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंसुलेटिंग पदार्थों के प्रकार। इंसुलेटिंग पदार्थ अनेक प्रकार के होते हैं जो रेफ्रिजरेशन प्रणाली संबंधी इंसुलेशन कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ अपनी कम चालकता के कारण प्राकृतिक साधनों से प्राप्त होते हैं, जबकि कुछ पदार्थों को बनाया जाता है। रोधक पदार्थों को निम्न समूहों में रखा गया है। इंसुलेटिंग पदार्थ जो है कई प्रकार के होते हैं। आरएसी सिस्टम में जो हम इंसुलेटिंग पदार्थ प्रयोग कर रहे हैं
उनमें कुछ पदार्थ जो है प्राकृतिक होते हैं और कुछ कृत्रिम होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार के इंसुलेटिंग पदार्थ हैं। प्राकृतिक इंसुलेटिंग पदार्थ, कृत्रिम इंसुलेटिंग पदार्थ, सेलुलर इंसुलेटिंग पदार्थ, कार्बनिक इंसुलेटिंग पदार्थ। अब इनके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग आगे करते हैं। प्राकृतिक इंसुलेटिंग पदार्थ वह पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक इंसुलेटिंग पदार्थ होते हैं, जैसे एस्बेस्टस, ग्लास, सिलिका, पत्थर या कचरा, सूत, जानवरों के बाल, लकड़ी की छाल, लकड़ी का बुरादा, कार्क आदि। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थों में बाइंडर मिलाकर प्लास्टर के कवरिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, प्राकृतिक इंसुलेटिंग पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जैसे लकड़ी के प्रोडक्ट हैं, जानवरों से मिलने वाले इंसुलेटिंग प्रोडक्ट हैं, उनको हम लोग जो है प्राकृतिक इंसुलेटिंग पदार्थ की कैटेगरी में रखते हैं। प्राकृतिक इंसुलेटिंग पदार्थ को और ज्यादा वर्गीकृत किया गया। ये निम्न प्रकार के हैं मुख्य मुख्य प्राकृतिक इंसुलेटिंग पदार्थ। पहला है लकड़ी की छीलन या लकड़ी का बुरादा। यह कंपार्टमेंट को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सरलता से जम जाता है, इसकी चालकता उच्च होती है और यह नमी को शोषित करती है। तो लकड़ी की छीलन या लकड़ी का बुरादा, जैसे हम लोग जानते हैं, प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है और इसका प्रयोग इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में भी किया जाता है, लेकिन इसकी चालकता थोड़ा ज्यादा होती है। इसकी वजह से ये बहुत अच्छा इंसुलेटिंग नहीं कर पाता है और यह नमी को भी शोषित कर लेता है। आगे देखते हैं कार्क। यह पेड़ों की छाल को कंप्रेस करके कठोर ब्लॉक के रूप में निर्मित किया जाता है। यह मजबूत होता है, परंतु इसे आरी से सरलता से काटा जा सकता है। यह पानी को रोकता है, परंतु इसमें जल वाष्प संचरण उच्च दर पर होता है। कार्क, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, कार्क क्या होता है, पेड़ों की छाल को कंप्रेस करके बनाया जाता है, यानी कि पेड़ों की छाल को दबाया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, तो उससे फिर प्रोडक्ट बनता है, उसको ब्लॉक के रूप में काट लेते हैं, उसी को कार्क कहा जाता है। यह काफी मजबूत होता है। लकड़ी की छाल जैसे सीधे प्रयोग की जा रही इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में, तो वहां पे मजबूती उतनी ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन जब उसी छाल को कंप्रेस करके कार्क बना दिया जाता है और जब उसका प्रयोग किया जाता है तो मजबूती बढ़ जाती है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं चित्र में, ये कार्क है, यानी कि लकड़ी की छाल को कंप्रेस करके ब्लॉक में बना दिया गया। अलग अलग साइज के ब्लॉक मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग उनकी उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं कृत्रिम इंसुलेटिंग पदार्थ। प्राकृतिक पदार्थों की सहायता से बनाए गए पदार्थ कृत्रिम इंसुलेटिंग पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक पदार्थों की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम इंसुलेटिंग, यानी जिन्हें हम लोगों ने मानव द्वारा बनाया गया है उन्हें कृत्रिम इंसुलेटिंग पदार्थ कहा जाता है। इनके प्रकार में देखते हैं, सबसे पहले जमाए हुए बाल, फेल्टेड हेयर। इसे बनाने के लिए जानवरों के बालों को साफ करके धोया जाता है, फिर इन्हें सीट के रूप में कंप्रेस करके ब्लॉक में काट लिया जाता है। यह उत्तम इंसुलेटिंग क्षमता का कार्य करते हैं। जैसे कि जानवरों के बाल हैं, वो उन्हें ठंडी से बचाते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में याक है, भेड़ है, इनमें जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें ठंडी से बचाते हैं, यानी कि वो एक तरह से इंसुलेटिंग पदार्थ का काम कर रहे हैं। तो ये पदार्थ प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, लेकिन जब हम इन्हें इकट्ठा करके धोकर सीट के रूप में कंप्रेस कर दिया जाता है और उसके फिर ब्लॉक बना दिए जाते हैं, उसका जब हम लोग यूज करते हैं तो वही कृत्रिम इंसुलेटिंग पदार्थ कहलाता है। अगला है कोपाक। यह एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसकी जड़ में रेशमी रेशे होते हैं। इन रेशों से
स्लैब बनाए जाते हैं जो घरेलू रेफ्रिजरेटर को इंसुलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भार में हल्का होता है। कोपाक एक पदार्थ है जो वृक्ष की जड़ में पाया जाता है। उनसे जो है स्लैब बनाए जाते हैं और उन्हीं स्लैब को इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में फ्रिज में यूज किया जाता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है सेलोटेक्स। यह गन्ने के छिलके को पकाकर बनाया जाता है। इसे कुछ रासायनिक पदार्थों में डुबोकर घोल दिया जाता है। यह भार में हल्का होता है तथा इसमें कोई गंध नहीं होती है। इसे जलरोधी बनाया जाता है। सेलोटेक्स क्या होता है? गन्ने के छिलके से बनाया जाता है। गन्ना जैसे प्राकृतिक रूप से हमें मिल रहा है, लेकिन जब इसी से सेलोटेक्स बना रहे हैं तो सेलोटेक्स जो है कृत्रिम इंसुलेटिंग पदार्थ की श्रेणी में आता है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? गन्ने के छिलके को पकाया जाता है और उसमें फिर कुछ रासायनिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं। यह भार में काफी हल्का होता है, इसमें कोई गंध नहीं होती है और ये जलरोधी भी होता है। अगला है कार्क बोर्ड। कार्क बोर्ड की मोटाई 5 से 10 मिलीमीटर तक होती है। यह वृक्षों की छाल को सुखाकर बनाया जाता है। इस छाल को किसी भी आकार में बनाने के लिए इसे दबाया जाता है और सामान्य तापमान पर पकाया जाता है। इस प्रकार छाल में उपस्थित गोंद पकाने पर पिघलती है और वह सभी रेशों को आपस में चिपका देती है। तो कार्कबोर्ड ये भी क्या है? प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पेड़ जो होते हैं उनकी छाल से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए वृक्षों की छाल को सुखा दिया जाता है और इसे फिर कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद इसे नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य तापमान यानी हल्के तापमान पर ही इसे पकाया जाता है। और जब तापमान मिलता है तो इसमें जो पौधों की छाल में गोंद होती है वो पिघलने लगती है और पिघल के जो रेशे होते हैं उनको आपस में चिपका देती है, जिसकी वजह से इनमें जो है काफी मजबूती आ जाती है। अगला है थर्माकोल। इसे एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन कहते हैं। यह फोम प्लास्टिक होता है जिसके 1 लीटर में 3 से 6 लाख भिन्न भिन्न सेल होते हैं। इसमें उत्तम इंसुलेशन वाला गुण विद्यमान होता है। इसके सेल दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। यह नमी को रोकने वाला उत्तम कुचालक है। यह भार में अत्यंत हल्का होता है। थर्माकोल जिससे सभी लोग परिचित होंगे, सबने देखा होगा, ये क्या है? एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन से बनाया जाता है। यह काफी हल्का होता है और इसे फोम प्लास्टिक भी कहा जाता है। काफी हल्का होने के साथ साथ यह जो है नमी को रोकने के इसमें अच्छे गुण विद्यमान होते हैं। नमी को ये रोकता है और बहुत ही अच्छा कुचालक होता है। अगला है सेलुलर पदार्थ, सेलुलर मटेरियल। यह अकार्बनिक रेशेदार पदार्थ होते हैं जैसे ग्लास वूल, स्लैग वूल, सेरामिक, एस्बेस्टस आदि। इनके रेशे एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इनमें ग्लास वूल भिन्न भिन्न घनत्व वाली शीट या स्लैब के रूप में मिलती है। अधिकतम घनत्व वाली वस्तु मजबूत और कम चालकता वाली होती है, परंतु इनमें वाष्प प्रवाहित हो सकती है। यह फॉइल के रूप में मिलती है। सेलुलर पदार्थ क्या है? ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रेशेदार पदार्थों को इकट्ठा करके बनाया जाता है, जैसे ग्लास वूल, स्लैग वूल, सेरामिक, एस्बेस्टस, ये सब सेलुलर पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। इनके रेशे जो होते हैं बहुत पतले पतले रेशे होते हैं जो आपस में एक दूसरे से
चिपके रहते हैं और इसकी वजह से इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। घनत्व ज़्यादा होने की वजह से इनमें काफ़ी मजबूती आ जाती है और चालकता जो है वो बहुत कम होती है, इसीलिए ये एक अच्छे इंसुलेटर का काम करते हैं। अगला है कार्बनिक इंसुलेटिंग पदार्थ, ऑर्गेनिक इंसुलेटिंग मटेरियल। ये रबर, फोम, चावल की भूसी, पॉलीस्टीरीन, पॉलीयूरेथेन, फिनोथर्म आदि होती हैं। सबसे पहला है पॉलीयूरेथेन। यह दृढ़ बोर्ड, लचकदार बोर्ड और द्रव रूप में मिलता है। द्रव को सतह पर स्प्रे किया जाता है और इससे फोम भी बनाया जाता है। पॉलीयूरेथेन क्या है? एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसका इस्तेमाल इंसुलेटिंग पदार्थ की तरह किया जाता है। अगला है फिनोथर्म। यह भिन्न भिन्न डिजाइन के स्लैब के रूप में मिलता है। इसके द्वारा निर्मित पाइप भी मिलते हैं। इसे सरलता से आरी से काटा जा सकता है। पॉलीयूरेथेन फोम, यह वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला इंसुलेटिंग पदार्थ है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर की बॉडी में ऊष्मा के आदान प्रदान को रोकने के लिए किया जाता है। यह ऊष्मा का एक अच्छा कुचालक है जो बाहर की ऊष्मा को अंदर नहीं जाने देता तथा अंदर की ठंडक को बाहर नहीं आने देता है। पॉलीयूरेथेन फोम, वर्तमान समय में इसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल। रेफ्रिजरेटर में इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह एक अच्छा कुचालक होता है। ये रेफ्रिजरेटर के अंदर की ठंडक को बाहर नहीं आने देता और बाहर की गर्मी को रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं जाने देता है। थर्मल इंसुलेशन के प्रकार। अब हम बात करते हैं थर्मल इंसुलेशन के प्रकार, यानी कि थर्मल इंसुलेशन कैसे किया जा रहा है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं: फाइब्रस इंसुलेशन, सेलुलर इंसुलेशन और ग्रेनुलर इंसुलेशन। अब इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले फाइब्रस इंसुलेशन। इस प्रकार के इंसुलेशन में कम व्यास का फाइबर प्रयुक्त किया जाता है जो सिलिका, रॉक वूल, एल्यूमिना, सिलिका आदि से बना होता है। यह इंसुलेशन रेफ्रिजरेटेड सतह के समानांतर अथवा लंबवत लगाई जाती है। इसमें कार्बनिक अथवा अकार्बनिक दोनों प्रकार के फाइबर प्रयोग किए जा सकते हैं। फाइब्रस इंसुलेशन, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में हम लोग देख रहे हैं, कम व्यास का फाइबर प्रयुक्त किया जाता है और रेफ्रिजरेटेड सतह के समानांतर या लंबवत दोनों तरीकों से लगाया जा सकता है और इसमें कार्बनिक अथवा अकार्बनिक दोनों प्रकार के फाइबरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के रेफ्रिजरेशन को फाइब्रस इंसुलेशन कहते हैं। अगला है सेलुलर इंसुलेशन। सेलुलर इंसुलेशन अनेक छोटी छोटी सेलों से मिलकर बनाई जाती है। इन सेलों के मध्य खाली स्थान होता है जिसमें वायु उपस्थित रहती है। इस वायु के कारण सेलुलर इंसुलेशन में से ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता है। यह सेलें प्रायः ग्लास, रबर तथा प्लास्टिक की बनाई जाती हैं। सेलुलर इंसुलेशन। सेलुलर इंसुलेशन क्या है? अनेक छोटी छोटी सेलों से मिलकर बनाई जाती है। इन सेलों के मध्य में गैप होता है, खाली जगह होती है जिसमें वायु उपस्थित रहती है और यही वायु जो है ये इंसुलेशन का काम करती है, क्योंकि वायु से ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता है। अगला है ग्रेनुलर इंसुलेशन। इस प्रकार के इंसुलेशन को ओपन सेल इंसुलेशन कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी नोड्यूल्स से मिलकर बनी होती है।
इन नोड्यूल्स के मध्य में खाली स्थान होता है जिसमें वायु का प्रवाह बना रहता है। इसे कैल्शियम सिलिकेट, सेलुलोज, पैरालाइट अथवा पॉलीस्टराइन से बनाया जाता है। ग्रेनुलर इंसुलेशन यानी ग्रेन्स के फॉर्म में होता है, यानी कि छोटी छोटी नोड्यूल्स से मिलकर बना होता है और इन नोड्यूल्स के बीच में हवा के लिए जगह पड़ी होती है और जिसमें हवा का प्रवाह बना रहता है और वही हवा इंसुलेशन का काम करती है। प्रशिक्षण का सारांश। इस प्रशिक्षण में हम लोगों ने क्या पढ़ा? थर्मल इंसुलेशन के बारे में, उसका परिचय पढ़ा, क्या होता है थर्मल इंसुलेशन, उसकी आवश्यकता क्या है, कार्य क्या है थर्मल इंसुलेशन के, थर्मल इंसुलेशन की विशेषताएं, थर्मल इंसुलेशन के गुणधर्म के बारे में जाना, थर्मल इंसुलेटिंग पदार्थों के प्रकार के बारे में जाना और थर्मल इंसुलेशन के प्रकार के बारे में जाना। प्रयुक्त संदर्भ: मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड थ्योरी, GS सेठी एंड बलबीर सिंह, एशियन पब्लिकेशन की किताब है ये। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड थ्योरी बाय मनीष शर्मा, नीलकंठ पब्लिकेशन की किताब है। इमेज जो है वो google.com से लिए गए हैं। इन किताबों का सहारा आप ले सकते हैं और ज़्यादा अध्ययन के लिए। आज मैंने थर्मल इंसुलेशन पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।